एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं 2018 में केमिस्ट्री सब्सिडी में फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारा का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। देखिए, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री सब्सिडी का जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी और आप लोग तब तक उस सारे वीडियो को देखते रहिएगा। क्या पता किस वीडियो से क्वेश्चन आ जाए, इसका कोई भी गारंटी नहीं रहता है। केमिस्ट्री सब्सिडी हम लोगों को बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाली हूँ जो आप लोगों को बता देती हूँ अभी। आप लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड लगता है तो आप लोगों को मैं 3-4 टॉपिक बता देती हूँ, उस 3-4 टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। या फिर मैं आप लोगों के लिए कल कल या जब एग्जामिनेशन है ना उससे पहले ज़रूर एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं वो सारा कंसेप्ट पढ़ा दूंगी। कंसेप्ट क्या क्या है आप लोगों का वो मैं बता देती हूँ, ताकि अगर मैं वीडियो नहीं ला पाई तो कहीं और से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, स्ट्रेट चेन और आप लोगों का रिंग चेन, ठीक है। एक होता है हम लोग का स्ट्रेट चेन और एक होता है रिंग चेन। स्ट्रेट चेन और रिंग चेन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बनाना आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, पहले कौन सा रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, कैसे कैसे पता चला, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पता नहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा या नहीं, लेकिन आप लोग खोजिएगा, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड जरूर करूँगी। ध्यान से समझिए, पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ फिर मैं भाषण करूँगी। एक आप लोगों को करना है स्ट्रेट चेन और रिंग चेन, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, ठीक है। और एक करना है आप लोगों का इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन किसका? ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कैसे बदलेंगे और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदलेंगे, ये करना है। और एक आप लोगों को करना है ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। और आप लोगों को एक करना है, कौन सा टॉपिक था, हाँ, जो चैन है ना उसका शॉर्टनिंग और लेंथनिंग कुछ था, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी हम लोग का ग्लूकोज का कोई भी एल्डोज का कोई चेन होगा ना, तो उसमें अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या करना होता है और एक कार्बन घटाना है तो क्या करना होता है। बस ये 3-4 टॉपिक जो मैं आप लोगों को बोली हुई, ये 3-4 टॉपिक को आप लोग को अच्छे से कर लेना है। ऐसे में अभी ये 3-4 टॉपिक का अच्छे से नोट्स बना रही थी, ताकि नोट्स पहले से कंप्लीट रहता है ना तो फिर वीडियो जल्दी बन जाता है और आप लोगों को समझाने में ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ, लिखने में नहीं, ठीक है। तो उसका मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। तो जब नोट्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो ज़रूर डालूंगी, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे मैं देख रही हूँ अभी जितना भी वीडियो डाल रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू। तो चलिए आज हम लोग 2018 के क्वेश्चन बैंक को फिजिकल को कर लेते हैं। फिजिकल में आप लोग का फिजिकल आसान होता है, तो फिजिकल में कम से कम इतना तो मैं आप लोगों को बता दूंगी जिससे आप लोग एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या है क्वेश्चन वो समझिए। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आएगा और हमेशा ये क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। 1-2 साल बीच करके क्या, ये तो हर साल आता रहता है, ये रेट, ये डिराइव करने वाला रेट एक्सप्रेशन को, ठीक है। और मैं आप लोगों को कितना बार बताई भी हुई हूँ, बार बार मैं बताती हूँ ताकि आप लोग इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या लिखिएगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। आप लोग का पहले कोई रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोग का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, इसका कंसंट्रेशन होगा कुछ, इसका कंसंट्रेशन होगा, और कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इसका हम लोगों का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा, ए का कंसंट्रेशन का पावर प्लस बी के कंसंट्रेशन का पावर, ये मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। समझ में आया क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, जोड़ के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालता है, जोड़ के। तो किसको जोड़ेंगे, तो हम लोग कंसंट्रेशन के पावर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, देखिए हिंदी में अगर समझ जाते हैं ना तो आप लोग इंग्लिश में वहाँ पे लिख लीजिएगा, रटने की कोशिश कीजिएगा, तो अगर भूल जाइएगा तो क्या कीजिएगा, इसलिए आप लोग समझने में फोकस कीजिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग जोड़ के निकालते हैं। किसको जोड़ते हैं, तो हम लोग पावर को जोड़ते हैं, और पावर को किसके पावर को जोड़ते हैं, तो हम लोग का जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना उसके पावर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द डिफाइन एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है।
इन द रेट इक्वेशन, ठीक है, इन द रेट इक्वेशन बोलिए या रेट लॉ इक्वेशन बोलिए, बात बराबर है। रेट लॉ इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोगों का ए प्लस बी सी दे रहा है ना, तो आर इक्वल टू रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। ए के पावर हम लोग का कुछ एक्स होगा कंसंट्रेशन, और बी के पावर क्या होगा वाई। अगर रिएक्टेंट में सी भी है तो हम लोग का सी के पावर जेड भी ले लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया जाएगा उसका, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम, किसका सम, पावर का, किसके पावर का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है। मैं अपना पूरा एनर्जी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों का रेट का ये रेट लॉ रेट इक्वेशन है, जिसका ये है। अगर इसका ऑर्डर कोई पूछेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, बात खत्म। इन द गिवन रेट लॉ इक्वेशन द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर, ये जो एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, थोड़ा सा पेज भर जाएगा। रेट इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इन द गिवन रेट लॉ इक्वेशन, इन द गिवन रेट लॉ इक्वेशन द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ए इज 1/2, ठीक है, और बी का पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्या है 3/2। तो हम लोगों का 10 दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, तो देखिए रेट बराबर होता है हम लोग का माइनस डी आर अपॉन डी टी। क्या होता है रेट बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब आप लोग का रेट जो होगा वो के टाइम्स ऑफ आर की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रेट लॉस से हम लोग को पता चलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब इसका पावर 1 होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रहता है तो इसका पावर 2 लिखते हैं। अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रहता है तो आर की पावर हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है। और ये एक आप लोग का रेट का फॉर्मूला होता ही आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये भी रेट का फॉर्मूला है, ये भी रेट का फॉर्मूला है, मतलब हम लोग दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा के इंटू आर, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आर वाले को वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, आर वाले को अलग कर लेंगे और बाकी को अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो डी आर बाई आर, मतलब आप लोग को 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, यहाँ एक्स की जगह आर है, तो ये आ जाएगा आप लोगों का ln आर। देखिए हम लोग लॉग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलने के क्रम में, लेकिन होता है बेसिकली ln होता है। यहाँ पे हम लोग ln इसलिए लिखे, ln कहने का मतलब ये नेचुरल लॉग है। और अगर हम लोग को ln को लॉग में बदलना होता है ना, ln को लॉग में, लॉग बेस 10 में, तो हम लोग है ना उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हम लोग का यहाँ से आ गया, ये वाला टर्म आ गया यहाँ से। अब हम लोग ये आई का वैल्यू निकालना है, तो अब हम लोग मान लेंगे क्या, इनिशियल हम लोगों का, जब हम लोग टी इक्वल टू टाइम पे देखते हैं तो उस टाइम हम लोग का कंसंट्रेशन जो है वो आर नॉट है, तो हम लोग टी इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हम लोग आर के जगह पे आर नॉट रखेंगे, तो हम लोग का यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, टी के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, टी इक्वल टू 0 पे, तो उस टाइम हम लोग का कंसंट्रेशन है आर नॉट, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आई का वैल्यू ये आएगा, तो आई के जगह पे हम लोग इसको ये रख देंगे। और यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ln आर माइनस के टी इक्वल टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, ln वाले को एक तरफ लिख देंगे और माइनस के टी वाले को एक तरफ लिख लेंगे। और यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ln, ये दोनों डिवाइड में चला जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग ऑफ ए माइनस बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए बाई बी के। तो यहाँ से हम लोग का ये आ जाएगा आर बाई आर नॉट, यहाँ से क्या आ जाएगा ई के पावर माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार से इसको आप लोग लिख सकते हैं, या फिर ये ln जो है ना, ये ln, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो अच्छी बात है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है तो ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को अगर हम लोग 10 बेस में चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना होगा, 2.30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू माइनस के टी आ जाएगा। और अगर हम लोग के का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। समझ में आया किस तरीके से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम लोग डेरिवेशन किए। जीरो ऑर्डर का पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, के इंटू आर के पावर 0 लिख देना है। सेकेंड ऑर्डर का पूछेगा तो के इंटू आर के पावर क्या लिख देना है, 0 1 2 का पूछेगा तो 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक हाफ ऑर्डर रिएक्शन भी पूछा जाता है ज़्यादातर, किसमें एग्जामिनेशन में पूछा गया है हाफ ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, जो आप लोग का ये आर जो है ना आर, उसकी जगह पे क्या लिख दीजिएगा आप लोग, आर नॉट बाई 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। जब आप लोगों का कंसंट्रेशन आधा बचेगा ना, तो हम लोग का जो हाफ लाइफ क्या होता है, जब हम लोगों का ऐसा टाइम पे निकालना है टी हाफ, जब उसका कंसंट्रेशन आधा खत्म हो जाएगा, तो उसके जगह पे वैल्यू रख दीजिएगा और आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। बस करते ऐसे ही जाना है, आर की जगह पे आर नॉट बाई 2 लिख देना है और फिर आप लोगों का बन जाएगा। तो वो आप लोग टी हाफ निकालिएगा तो आप लोग का वैल्यू 0.591 करके आता है, अभी फ़िलहाल याद नहीं है मुझे। चलिए देखिए,
अब आप लोगों का होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है आप लोगों को? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए, सक्सेसफुल कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। याद रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for successful collision. The minimum amount of energy required for successful collision is called activation energy and it is denoted by EA. एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों का होता है सक्सेसफुल कोलिजन होने के लिए हम लोगों को जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही यहाँ पे लिखा गया हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लिखा गया हुआ है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय ईए। और ये आप लोगों का डायग्राम है, यहाँ एनर्जी है, यहाँ रिएक्शन है और इस तरीके से आप लोगों का है। यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हम लोगों का और यहाँ से यहाँ तक ये कोई एनर्जी है। तो आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आने के लिए ये जो एनर्जी है ना, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आप लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए आप लोग, ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ बस देख लीजिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बस बात खत्म। और इतना समझिए मिनिमम एनर्जी जो कि सक्सेसफुल कोलिजन होने के लिए चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल कोलिजन होने के लिए जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इंडो में होता है हीट एब्जॉर्ब होता है। देखिए, हम कैसे याद किए हुए हैं वो मैं आप लोगों को, मुझे कैसे याद रहता है ना वो बताती हूँ। बस मैं इतना याद की हुई हूँ कि एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। बस इतना याद किए हुए मेरा सारा काम बन जाता है। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एच निगेटिव चाहिए तो क्या होगा? रिलीज होगा। अगर रिलीज होता है तो एंडोथर्मिक में जब प्लस है और इसमें माइनस है तो एक्सोथर्मिक में आप लोग का रिलीज हो रहा है ना, तो ये आप लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? देखिए ध्यान से, जब हीट रिलीज होगा तो हम लोग का एक्सोथर्मिक होगा और जब हीट एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब मतलब प्लस, तो हम लोगों का हीट जो है वो एंडोथर्मिक हो, तो हम लोग उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक में हम लोग का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो एक्सोथर्मिक में हम लोग का डेल्टा एच निगेटिव होता है, मतलब हीट उसमें रिलीज होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो है ना वो डिक्रीज करता है, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग का वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो है वो डिक्रीज करता है और एक्सोथर्मिक जो है ना टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो है वो इंक्रीज करता है। और एक एग्जांपल इसको लेके बता दिया गया है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अब हम लोगों का क्या है क्वेश्चन? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP, ये हम लोगों का क्या होता है ये समझिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑल गैसेज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 atmosphere एंड ऑल अदर सोलुबल सब्सटेंस इन द रिएक्शन आर एट कंसंट्रेशन ऑफ 1 mole per liter each। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसको बोलते हैं? जब हम लोगों का प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर वो 1 atm हो जाए और कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर लीटर हो जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोलते हैं? जब हम लोगों का, ध्यान से समझिए, जब हम लोगों का प्रेशर 1 atm हो और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो। प्रेशर जब हम लोगों का 1 atm हो और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो तो हम लोग वैसे कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। According to IUPAC convention, the reduction potential alone is called standard electrode potential। IUPAC क्या बोलता है? IUPAC कन्वेंशन के अनुसार बोला जाता है जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वही हम लोगों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो अगर आप लोगों से परीक्षा में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाएगा तो क्या आप लोग बता पाइएगा? अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बस इतना तो लिखे दीजिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मे बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑल गैसेज रिएक्टेंट, उसमें जितने भी गैसेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे सभी का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा, 1 atm एंड ऑल अदर सोलुबल सब्सटेंस इन द रिएक्शन आर एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर होगा इच का, ठीक है। और IUPAC कन्वेंशन के अनुसार जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही हम लोग का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? तो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है पता है? यहाँ पे लास्ट लाइन में दिखाती हूँ आप लोगों को कंसंट्रेशन, वो मैं बता दूंगी।
जब आप लोगों का हाफ सेल, यहाँ समझिए लास्ट लाइन, देयरफॉर ए सेल कैन हैव द सेम हाफ सेल बट एट डिफरेंट आयनिक कंसंट्रेशन। हाँ, जब आप लोगों का हाफ सेल जो है वो सेम होगा और आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो वैसे कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, वैसे सेल को हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। तो देखिए याद रहेगा आप लोगों को तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहेगा तो इतना तो आप सभी को पता होगा ना कि देखिए कंसंट्रेशन सेल पूछ रहा है ना, तो एक ऐसा सेल जिसका हाफ सेल जो है ना वो सेम रहेगा लेकिन आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन सेल। तो ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दी कि अगर एग्जामिनेशन में नहीं याद रहेगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, तो कम से कम इतना तो याद रहेगा, कंसंट्रेशन सेल बताए थे वो कि ऐसा सेल जिसका हाफ सेल तो सेम रहता है लेकिन आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट रहता है, उसे ही हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग का इसमें जो थ्योरेटिकल टाइप का लिखा गया हुआ है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया हुआ है, वेन मेटल एम इज डिप्ड इन द सोल्यूशन कंटेनिंग इट्स आउन आयन। देखिए जब हम लोग कोई भी मेटल को डिप करते हैं, कहाँ डिप करते हैं, जिसमें देखिए हम लोग के पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हम लोग का कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, तो जिस मेटल को हम लोग डिप करेंगे ना तो उसी का अपना जो है ना उसी का आयन उसमें मौजूद होगा। जैसे एम मेटल को हम लोग उसमें डिप करते हैं कोई भी सॉल्यूशन में, तो उसमें पहले से कौन सा आयन होगा, Mn प्लस। तो व्हेन मेटल एम इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स आउन आयन Mn प्लस, तो क्या हो जाएगा, ए पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन देम। तो जब हम लोग का कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें जो आयन है ना उस वही मेटल को हम लोग अगर डिप करते हैं तो उसमें एक अपना पोटेंशियल डेवलप होता है और दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो द फॉलोइंग हाफ सेल एग्जिस्ट, तो आप लोगों का हाफ सेल किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, एम जो है वो Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए ये एम से Mn प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब दिस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम से, यहाँ जो लिखने का तरीका है ना ये हम लोग एम से Mn प्लस में चेंज होता है ना, तो उसको इसी तरीके से लिखते हैं, दिस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये ई दिस टू दिस फॉर द एबव इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द फेमस नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हम लोगों का है ना एक हम लोगों का नस्ट इक्वेशन होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है वो, ये हम लोगों का ई हम लोग को ये निकालना है ना इसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे पता है, ये हम लोग का इसी पे स्टैंडर्ड पे हम लोग का ई नॉट होगा, ई नॉट एम एम एन, ई नॉट एम से Mn प्लस पे चेंज होगा माइनस 0.05N1 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ एम एन प्लस। ठीक है, लॉग ऑफ एम एन प्लस, मतलब आप लोग का जो इसका जो कंसंट्रेशन है Mn प्लस का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। ठीक है, मतलब आप लोग क्या लिखा गया, इट शोज दैट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई डिपेंड्स अपॉन द आयनिक कंसंट्रेशन। मतलब ये आप लोगों को क्या दिखा रहा है, ये नस्ट इक्वेशन जो है वो आप लोग को दिखा रहा है कि ई जो है ना, ई जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस पे डिपेंड कर रहा है, आयनिक कंसंट्रेशन पे। मतलब Mn प्लस इन विच इलेक्ट्रोड एम इज डिप्ड बिकॉज एन कैन है वैल्यू 1 2 3, जो हम लोग एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, मतलब इन और ई जो आप लोग का ये जो वैल्यू है ई नॉट एम से Mn प्लस चेंज हो रहा है वो जो है वो कांस्टेंट है किसी भी पार्टिकुलर कपल के लिए। देयरफॉर A cell can have the same half cell but at different आयनिक concentration such a cell is concentration cell। तो concentration cell के बारे में ऊपर थोड़ा बहुत इधर उधर से बताई मैं क्या बताई कि अगर हम लोग का कोई भी मेटल M है तो अगर हम लोग डेवलप करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पहले से Mn प्लस आयन मौजूद होगा तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से उसमें क्या आता है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग फेमस नस्ट इक्वेशन है उससे देखते हैं, और वो उससे देखते तो हम लोग को क्या पता चलता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है आयनिक कंसंट्रेशन पे। ठीक है, और यहीं से हम लोग को सब कुछ पता चलता है। और कंसंट्रेशन सेल हम लोगों से इसमें पूछा गया था, कंसंट्रेशन सेल हम लोग उसको बोलेंगे जिसका हाफ सेल तो सेम होगा लेकिन उसका आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होगा, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा, देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन ये भी है जो टॉप 10 क्वेश्चन में भी था, तो मैं आप लोगों को पहले करवा दी हुई हूँ, तो इसमें स्किप भी तो मैं कर सकती थी लेकिन मैं स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जब जितना बार आप लोग को बताऊंगी वो जितना बार आपके नज़र के सामने आएगा ना उतना बार वो आप लोग के दिमाग में जाएगा। मान लीजिए पहली बार में वो आप लोगों के आपके नज़र से छूट गया, लेकिन फिर दोबारा आप लोगों को सेम क्वेश्चन बताया जाएगा तो आप लोग को लग जाएगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है, चलो इसको कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से इसलिए मैं स्किप नहीं कर पा रही हूँ, स्किप नहीं कर रही हूँ जो हम लोगों को दोबारा आ रहा है। और मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ ना क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम है, मैं फास्ट बता के जल्दी कंप्लीट करवाना चाहती हूँ और मैं बार बार भी बोल देती हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। ठीक है,
और कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए देखिए क्या है आप लोगों का डिफाइन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा सोल्यूबिलिटी क्या है। तो हम लोग का सोल्यूबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि हम लोग के पास कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है। मतलब मान लीजिए हम लोग कोई भी सॉल्वेंट है, अगर वो सॉल्वेंट 100 ग्राम है, ठीक है, सॉल्वेंट अगर 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम लोग जितना सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या बोलते हैं, अगर हम लोग के पास कोई भी 100 ग्राम का सॉल्वेंट है और उसमें हम लोग जितना सब्सटेंस डिज़ोल्व कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द amount of a substance dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग किसका निकालते हैं, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग एस्पेरिंगली सोलुबल साल्ट का हम लोग सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे हम लोग का ए भी एक सॉलिड है और ये हम लोगों का ए प्लस और बी माइनस में जाएगा। तो इसका हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे वो कैसे लिखाएगा, ए प्लस का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, बी माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए बी का कंसंट्रेशन। तो यही हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट के लिए, वो हम लोगों का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम लोग KSP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही हम लोगों का जो है ना ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाता है। और ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट इज दी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो समझ गए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना स्पेरिंगली सोलुबल साल्ट के लिए, वही हम लोगों का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। फिर अब हम लोगों का आता है मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस कुछ नहीं होता, यह एक इंटीजर है, ठीक है। मिलर इंडिसेस क्या होता है, मिलर इंडिसेस एक इंटीजर होता है जो कि डिटरमाइन करता है पोजीशन और ओरिएंटेशन किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल प्लेन का। तो मिलर इंडिसेज क्या होता है, मिलर इंडिसेज हम लोग का एक इंटीजर होता है जो कि हम लोग का डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। The integer which determine the position and orientation of a crystal plane. It is the reciprocal of the intercept of the plane. और मिलर इंडिसेज क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल होता है ऑफ द इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन 3 क्रिस्टेलोग्राफी एक्सिस, ठीक है। तो मिलर इंडिसेज समझ गए, मिलर इंडिसेज एक हम लोग का इंटीजर होता है, ठीक है। हिंदी में समझिए बात को, इंग्लिश में तो बुक में बहुत कुछ लिखा रहता है, उतना अगर समझ में आ ही जाता तो क्या बात था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मिलर इंडिसेज एक हम लोगों का इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है। और ये क्या काम करता है, ये हम लोगों को पोजीशन और ओरिएंटेशन बताता है किसी भी क्रिस्टल प्लेन का। और ये हम लोग का जो मिलर इंडिसेज होता है वो एक रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, इंटरसेप्ट का। तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इन 3 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस, ठीक है। फिर अब हम लोग का आता है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, हम लोग का एक छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट फिगर, ठीक है। यूनिट सेल हम लोग का क्या होता है, एक छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट फिगर जिसको हम लोग बार बार रिपीट करके सभी डायरेक्शन में बार बार रिपीट करके हम लोग एक क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, वही हम लोग का यूनिट सेल कहलाता है। तो दी स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, दी स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो जाएगा आप लोग का, दी स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, दी स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम लोग रिपीट करते हैं अगेन एंड अगेन और सभी डायरेक्शन में रिपीट करते हैं, और इस रिपीट करने से हम लोग का एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। अब आता है हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। क्या आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो हम लोग का क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एटम एट इट्स ईच कॉर्नर एंड वन एटम। देखिए आप लोगों का बहुत सारा स्ट्रक्चर इसमें होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है और भी कुछ कुछ होता है, 3-4 टाइप का होता है। तो देखिए कॉर्नर पे तो सभी में रहता है और फेस सेंटर है ना, तो हर एक फेस पे एक एटम रहेगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ एटम, यहाँ कहाँ कहाँ एटम रहता है, एट ईच कॉर्नर एंड वन एटम एट सेंटर, ठीक है। सभी कॉर्नर पे होंगे और सभी एंड फेस सेंटर है ना, तो सभी फेस पे होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए इस फेस पे एक एटम है, इस फेस पे एक है, इस फेस पे एक है और इस फेस पे एक है, और जितने भी कॉर्नर है उस सभी पे आप लोगों को एटम है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एटम एट इट्स ईच कॉर्नर एंड वन एटम, ईच कॉर्नर एंड वन एटम एट सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। उसमें देखिए फेस सेंटर है ना, तो सभी फेस पे एक एटम होगा और कॉर्नर पे होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। अब आता है हम लोग का डिस्कस ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। तो हम लोग का जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, उसमें चार्ज कहाँ से आता है, तो ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, आप लोगों का
सरफेस मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से आता है। जैसे आप लोग ले लीजिए सोडियम पैलीमेट, तो इससे हम लोगों का सोडियम पैलीमेट मतलब सोप, इससे आता है हम लोगों का क्या बोलते हैं वो चार्ज। फिर आता है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे डिप्रेस्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम चार्ज, इससे भी आता है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, ड्यू टू सिलेक्शन एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, ठीक है, इसे एडजॉर्प्शन से भी चार्ज आता है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का बस अब कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको क्या बताएं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2018 में फिजिकल केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चन करवा दी हूँ, ठीक है। और इस पे थंबनेल पे 2018 लिखूँ या मैं क्या लिखूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर 2018 लिखते हैं तो 21 से 24 सेशन के स्टूडेंट भी देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं तो उन लोगों को लगेगा सिर्फ ये 20 से 23 सेशन के लिए है। तो अच्छा, कुछ भी मैं अब थंबनेल ही बनाना मेरे लिए वीडियो बनाने से ज़्यादा हार्ड होता है थंबनेल बनाना। तो अच्छा, थंबनेल कुछ भी लगा देंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। इसमें मैं आप लोगों को 2018 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फिजिकल केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन बताई हूँ, ठीक है। और जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग सभी वीडियो को देखते रहिएगा। और पूरे दिन तो मैं वीडियो अपलोड नहीं ना करूँगी, तो जिस टाइम वीडियो आएगा उस टाइम वीडियो देखिएगा, फिर जाके कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, मन करेगा तो, नहीं तो इसका नोट्स भी, जैसे ये नोट्स है ना पीडीएफ फॉर्म में, तो ये पीडीएफ फॉर्म भी वैसे ले सकते हैं। ऐसे अब पूरा समझ चुके हैं आप लोग, सारा कंसेप्ट क्लियर है, बस ये पीडीएफ से 2-3 बार पढ़ लीजिए और आप लोगों का काम हो जाएगा, एग्जामिनेशन में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मुझे मैसेज करना है। मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है @supriya education hub 01। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे है ना, तो उन लोग तो जो स्टूडेंट अंत तक देखे हैं ना, तो वो स्टूडेंट आके मुझसे फ्री में भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि इसके लिए 50 रुपया पेमेंट करनी होती है, और जो स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखें उनको पता है कि हाँ उनको फ्री में मिल जाएगा अगर वो आते हैं लेने तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।